आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का ये इतिहास की दुनिया, इतिहास सोशल साइंस का ये हिस्ट्री बुक है और इसका हम जानेंगे चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर हम जानेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हम जाने थे कक्षा 9 का ये भौगोलिक खोजें जो हैं, भौगोलिक खोजें इकाई फर्स्ट हम जाने थे और आज इसका हम दूसरा चैप्टर हम जानेंगे। पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है। देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इकाई 2 है, इकाई 2। इसमें हम इसका संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। इसका प्रश्न उत्तर, इसका ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका प्रश्न उत्तर जो है इसके पार्ट 2 वीडियो में आएगा, मतलब इस वीडियो के जस्ट बाद के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप समझें, सीखें। बिल्कुल आपको आपकी कोचिंग क्लास की तरह हम बताएंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिका को किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीक़ा से। देखिए, विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। देखिए, विश्व का इतिहास का प्रारंभ जो आधुनिक घटना से जोड़ा जाता है उसमें यूरोप देश द्वारा 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है और जिसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था। समुद्री मार्ग का खोज करने का क्या उद्देश्य था? नए व्यापारिक मार्ग का मतलब माध्यम से जो है नए व्यापारिक मार्ग को विकसित करना था, नए नए व्यापारिक रास्ता मिले, मार्ग मिले। ठीक, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके और इन रास्तों के माध्यम से व्यापार किया जाता था ताकि यूरोपीय देश इस व्यापार से और समृद्धि पाए, समृद्ध हो। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। अमेरिकी महाद्वीप की खोज कौन की है? कोलंबस अमेरिकी महाद्वीप की खोज की 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, पुनः अमेरिगो वेस्पुची ने इस वृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये कोलंबस जो है अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, उसके बाद जो है अमेरिगो वेस्पुची जो थे वो इस वृहद भूखंड के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी दी। ठीक है, यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब देखिए, अमेरिका का खोज हुआ तो यूरोपीय देश जो है इसमें अपना उपनिवेश बसा लिए। ठीक है, और इस पर सबसे ज़्यादा वर्चस्व मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड का रहा। फ्रांस और इंग्लैंड मुख्य रूप से अपना उपनिवेश इसमें बसाए थे। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक पार्टियां जो होती है उनका अपना अपना विचार होता है, विशेष विचार पर चलती है। तो नए विचार का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। समझिएगा, यहाँ पर है लगभग उसी समय यूरोप में नए विचार का प्रतिपादन हो रहा था, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी, निरंकुश सत्ता का विरोध। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगा हुआ हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। ठीक है, उस सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार। अब सभी को समान अधिकार हो, चाहे वो किसी जात का हो, उसका कलर कैसा भी हो, किसी धर्म का हो। बंधुत्व मतलब भाईचारे वाला विचार लोगों के बीच और खास करके बुद्धिमान वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। लोकप्रिय मतलब प्रचलित लोगों के बीच प्रिय होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। अब देखिए, इंग्लैंड का जो अमेरिका में उपनिवेश था, इंग्लैंड से अमेरिका की भौगोलिक मतलब जो दूरी थी, डिस्टेंस था, वो बहुत ज़्यादा दूर था और वहाँ के निवासी, इंग्लैंड के निवासी का वैचारिक भिन्नता धीरे धीरे एक ऐसी उस स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके ही उपनिवेश, इंग्लैंड के ही उपनिवेश का दो अलग अलग मत आ गया, अलग अलग विचार। उसी समय बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। अब आर्थिक स्थिति भी बदल रहा था तो दोनों के बीच मतलब विचार का भेद को बढ़ा दिया।
धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। अब धीरे धीरे उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड के वर्चस्व से, जो उपनिवेश था तो इंग्लैंड का ही, लेकिन वो जो है इंग्लैंड के वर्चस्व से अलग हटना चाह, मुक्त होना चाह। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड का जो उपनिवेश था उसका विचार और इसका विचार, दोनों के विचार में आपसी मतभेद था, और बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के कारण दोनों में मतभेद को बढ़ाया, और ये जो है उपनिवेश इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम था स्वतंत्रता संग्राम। अब हम जानेंगे कारण। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, तो निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहले उपनिवेशों में राजनीति स्वायत्तता का अभाव। अब राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव मतलब कि उस पर राजनीतिक रूप से शासन का अभाव था। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। अब अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश लोग अंग्रेज थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अब इंग्लैंड में जो संसदीय व्यवस्था था उसको ये उपनिवेश लोग देखे हुए थे, इनको पता था वहाँ की संसदीय व्यवस्था, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहती थी। अब ये जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे ये भी चाहते थे कि इंग्लैंड में जिस प्रकार का शासन है उसी प्रकार का अमेरिका में भी स्थापित हो। समझ गए? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे, लेकिन ब्रिटिश शासक को यह मंजूर नहीं था कि अमेरिका में भी ब्रिटिश की तरह संसदीय व्यवस्था हो। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब उपनिवेश का जो गवर्नर रहते थे उसको इंग्लैंड का राजा ही बनाते थे। गवर्नर को मनोनीत कौन करते थे? इंग्लैंड का राजा। अब जिन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। अब इंग्लैंड के राजा, उसको एक तरह से वो राजा हो गया उपनिवेश का, तो उसके पास विशेष अधिकार था और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मतलब उपनिवेशवासियों के विभिन्न प्रकार के कष्टों को या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ये सुलझाते नहीं थे। फल था संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, मतलब विवाद तो हुआ रहता था। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था जिस कारण उसमें भारी असंतोष था। अब जो उपनिवेशवासी थे वो भी खुद को शासक मानते थे, लेकिन उनको शासन के योग्य माना ही नहीं जाता था, जिसके कारण उनमें असंतोष था, मतलब कोई संतुष्ट नहीं था। अब दूसरा कारण था भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी, देखिए अब भौगोलिक दूरी क्या कारण था कि इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी, मतलब भूमि की दूरी जो है, भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी, बहुत ज़्यादा थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। अटलांटिक महासागर के एक छोर पर अमेरिका और दूसरे छोर पर इंग्लैंड अवस्थित था। चूंकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, और पुराने समय की बात है, उस समय यातायात साधन भी कम थे और संचार व्यवस्था भी कम था। अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, और प्रभावशाली रूप से जो इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो उपनिवेश पर अपना शासन व्यवस्था बनाने में असमर्थ था, उसको नियंत्रित नहीं कर पाता था। जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। तो उपनिवेशवासी ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, तो आप इन कारणों को दे सकते हैं। पहला, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा, भौगोलिक दूरी। चौथा, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। पांचवा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अगला है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। तो इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, देखिए तीसरा कारण था धार्मिक
देखिए तीसरा कारण था धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अब धर्म और समाज के नाम पर भी मतभेद था। जैसे देखिए अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद था, धर्म के नाम पर भी मतभेद था। अब देखिए जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, उनका एक अलग धर्म था एंग्लिकन, उनको ब्रिटिशवासी किस मत को मानते थे? एंग्लिकन, और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, चर्च को मानते थे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी था, ये प्यूरिटन को मानते थे। अब अलग अलग धर्म के लोग हुए, जिस प्रकार से भारत में हिंदू मुस्लिम करके नेता वोट ले जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर था अलग अलग। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। अब धार्मिक उत्पीड़न से, कठिनाई, समस्या से तबाह होकर इंग्लैंड को छोड़कर ये सारे जो लोग हैं, ये इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में शरण लिए, अमेरिका में रहे। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे। वे शुरू से ही समझदार थे और उसमें स्वतंत्रता की भावना विद्यमान था। वे सोचते थे कि हम यहाँ पर स्वतंत्र रहेंगे, किसी दूसरे के शासन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे, सैनिक क्षमता का भी प्रदर्शन किए थे, सेना बनाए थे, है कि। अब उसके बाद देखिए यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृदेश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। अब ये जो ब्रिटेन वासी जो थे अमेरिका में रहने लगे, इसीलिए ये ब्रिटेन से कोई संबंध ही रखना नहीं चाहता था, क्योंकि इनको वहाँ से बहुत सारा दिक्कत कष्ट मिला था। देखिए ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, कुल की व्यवस्था पर समाजवादी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। समतामूलक समान, प्रजातांत्रिक प्रजा का शासन। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी। धार्मिक और सामाजिक समरसता मतलब एकता विद्यमान था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। देखिए जहाँ भी एकता रहेगा वो देश बहुत आगे बढ़ता है। हमारा भारत देश देख लीजिए, आज़ादी के समय सभी धर्म एक साथ मिलकर नहीं लड़ते तो आज भी अंग्रेज यहाँ पर रहते। और आज फिर क्या हो रहा है? आज वही हो रहा है, सभी को धर्मों में विभाजित करके फिर से यहाँ पर अंग्रेज तो नहीं है लेकिन भारतीय लोग ही एक दूसरे को विभाजित करके शासन कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर एकता नहीं होता है, सब एक मिल जाए तब एकता होता है। अगला और चौथा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। चौथा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब से 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इस युद्ध के पहले जो उपनिवेशवासी थे इंग्लैंड से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। जुड़ने का कारण भी था, कनाडा में फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ये अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे, इसीलिए इसको इंग्लैंड की सहायता चाहिए थी। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, अब इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की पराजय हो गई, मतलब फ्रांस हार गया। अब फ्रांस हार गया तो इसको डर भी नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है, यह भय समाप्त हो गया। फ्रांस हार गया, फ्रांस हारने के बाद इसका डर समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। अब फ्रांस हार गया तो इसको डर ही नहीं था किसी का, अब एक ही लक्ष्य इसका था कि इंग्लैंड को बेदखल करे, यहाँ से हटाए। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अब देखिए फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। इस किसका कथन था? प्रोफेसर पोलार्ड का। ये ही पॉइंट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कारण था प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। देखिए सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। देखिए आपको पता है रुपया पैसा वाला समस्या सभी जगह होता है, वही आर्थिक कारण था। इसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उसके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। अब देखिए उपनिवेशवासी का बुनियादी सिद्धांत यही था कि अगर हम अमेरिका का उपनिवेश हैं तो यहाँ हम जितना संसाधन ले जाएंगे इसका दोहन अमेरिका ही करे। तो यहाँ ये समस्या था, लूटेंगे हम लेकिन दोहन हमारा देश करेगा। तो संसाधनों का दोहन अधिकार मातृदेश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी।
व्यापार उन्मुक्त होना चाहिए, मतलब हम जितना फायदा कमाएं वो मेरा ही रहना चाहिए, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। राज्य जो है व्यापार को नियंत्रित करता था, जिससे व्यापारी को बहुत कम फायदा होता था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अब उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड के हस्तक्षेप को अपने कामों में नापसंद करते थे, उनको पसंद ही नहीं था ये सारा चीज। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था, और उपनिवेशवासी में ही मध्यम वर्ग जो उत्पन्न हो रहा था, विकसित हो रहा था, उनका मानना था कि इंग्लैंड का जो कुलीन वर्गीय शासन है वह क्या हो जाए, वह खत्म हो जाए। अब देखिए अगला कारण था आपत्तिजनक कर। टैक्स भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी, मतलब खूब उनका नुकसान हुआ था इंग्लैंड का आर्थिक रूप से। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? 1765 ईस्वी में। ठीक है, कौन पारित किए? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, इंग्लैंड की काफ़ी क्षति हुई थी और उस समय वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किए, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। मतलब टैक्स बढ़ा दे, नुकसान हुआ, टैक्स बढ़ाकर जनता से ही वसूली होगा। इस कानून से उपनिवेश में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। अब ये सब विरोध करने लगे और उपनिवेश वासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। अब ये जो उपनिवेशवासी थे ये इंग्लैंड से ही वस्तु लाते थे, तो इंग्लैंड से लाने वाली वस्तुओं का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। अब इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार किया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब देखिए 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। उपभोक्ता वस्तुओं पर ब्रिटिश संसद ने कब कर लगाया? 1767 ईस्वी में लगाई थी, और ये वस्तु थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया। अब बताइए, ये सारे वस्तु व्यवहारिक यूज का है और इस पर कर लगाया, उपनिवेशवासी इसका विरोध किए। अब आगे क्या होता है? सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। अब देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था। ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित किया। अब ब्रिटिश सरकार जो है उनकी जो भी कार्रवाई थी उनका विरोध करने के लिए उपनिवेशवासी जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्था की स्थापना की, जिससे उसका विरोध किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सातवां कारण था लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेखक और प्रचारक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही। देखिए, स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखक और प्रचारक जो है उनकी भूमिका अहम, क्योंकि वो जो होता है सही जानकारी लिखते हैं, तो उनकी भूमिका अहम रही। 1776 ईस्वी में 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। कॉमन सेंस नामक पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1776 में, 1776 में, और इसका जो प्रतिपादक थे वो टॉमस पेन थे। ठीक है, इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तेजक शैली का मतलब ये कि ऐसी चीजें लिखी हुई थी इससे लोगों में एनर्जी आए, जोश आए। ठीक है, उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया, राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की बात की। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया, और टॉमस जेफरसन जो है उपनिवेशवासी जो विद्रोह कर रहे थे उसको समर्थन किया कि इसका अधिकार है विरोध करने का, और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित दिया। और जो उपनिवेशवासी थे उसकी स्वतंत्रता की इच्छा जो थी उसको प्रोत्साहन दिया कि उसकी इच्छा और स्ट्रॉन्ग। आठवां था जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति का मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके, निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय, इंग्लैंड के शासक कौन थे? जॉर्ज तृतीय। सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई, मतलब बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया, उस पर
निरंकुश मतलब बिना ब्रेक का गाड़ी आप कहिए, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, कोई रोक नहीं हो। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी और ऐसी नीति को इंग्लैंड में खुद विरोध का सामना करना पड़ा। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, वह किसी का मानता नहीं था, वह खुद की मानता था, व्यक्तिगत शासन में विश्वास रखता था। इसके बाद जो है, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी, लेकिन इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां खूब बढ़ी। जॉर्ज तृतीय के अनउत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट में शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया। अब देखिए, जॉर्ज तृतीय जो थे, जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे, अनउत्तरदायी रवैये, कोई उत्तरदायी नहीं, जहाँ जो मन हुआ वो रूल लगा दिया। तो अनउत्तरदायी रवैया जो है, उपनिवेशों के साथ जो उत्पन्न संकट था उसका शांतिपूर्ण समाधान की जो संभावना थी उसको भी ध्वस्त कर दिया। जैसे अभी भारत में किसान आंदोलन हो रहा है और पहले ही किलों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के द्वारा उसको रोका जा रहा है, तो शांतिपूर्ण जो बातचीत होनी थी उसको क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, उसको ध्वस्त कर रही है। वही हुआ जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया, जिसके बाद ये जो उपनिवेशवासी थे, इसके दिमाग में ये आया कि हमको स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। अब देखिए, अगला कारण क्या था? अगला कारण था, तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। तत्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। अब ये क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, हो रहा है, फोटो फटा हुआ धुंधला दिख रहा होगा, बहुत पुराना है। देखिए, 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में चाय का कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्रदान किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में शासन करती थी, उसको एक अधिकार मिला जिससे वो भारत से सीधे अमेरिका में चाय बेचेगी, जिसका उपनिवेशवासी ने जबरदस्त विरोध किया। अब उपनिवेशवासी इसका विरोध किया। जब चाय से, चलिए अगला पेज देखते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब समझिए क्या हुआ, चाय से लदा हुआ जहाज जब भारत से डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा बोस्टन बंदरगाह पर, जहां कुछ नागरिक जो थे, आदिवासी थे, जिसको रेड इंडियन कहा गया, वैसे ही रेड इंडियन के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, उस जहाज पर पहुंचे और चाय की सभी पेटियां उठाकर समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी क्या है? तो भारत से चाय का एक लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ आदमी रेड इंडियन के कपड़ों में चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। समझ गए? देखिए, पढ़ने से कितना डेफिनेशन आसानी से याद कर सकते हैं, समझने से। जुड़े रहिए अभी लास्ट तक, आप देखिए अभी और कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। अब देखिए, इतनी घटना होने के बाद ब्रिटिश सरकार जो है बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पर व्यापार नहीं होगा। अब ये जो अमेरिकी उपनिवेश था, इस सब विद्रोह अब करने लगा। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। देखिए, समझिए क्या हुआ। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि उसको फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। सभी मिलकर ये निर्णय लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखिए, सब निर्णय ले रहे हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासी के बीच में कब प्रथम संघर्ष हुआ? 18 अप्रैल 1775 को। कहां पर हुआ? लेक्सिंगटन में, ठीक है। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किनके द्वारा तैयार किया गया था? टॉमस जेफरसन द्वारा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां आप रेकॉर्डिंग कीजिए या उसको नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे उनको नहीं पता होगा तो बताना तो हमारा फर्ज है, ताकि वो भी सीखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। और उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया और इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। उसके बाद जो है 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि हुई, उसके द्वारा यह समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण कब हुआ? 1787 ईस्वी में, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। और लागू हुआ 1789 ईस्वी में। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और 1787 में अमेरिका का संविधान बना, जो 1789 ईस्वी में लागू किया गया। आगे इसका परिणाम देखिए क्या हो, परिणाम को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। उस समय सबसे पहले आज़ादी मिला किसको? अमेरिका को ही। अब देखिए, उससे लोगों को सीख मिलता है, अनेक प्रकार के देशों में ये चीज़ें सीखने को मिला। इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक, तत्कालिक जो उसी समय प्राप्त हुए, दीर्घकालिक जो लंबे समय बाद मिलते हैं। पहला, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया, क्योंकि उससे बहुत इनकम आ रहा था, तो कीमती उपनिवेश हाथ से गया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब अटलांटिक महासागर के उस पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने क्या किया? पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब देखिए, अब आगे क्या होता है। दूसरा चीज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। अतः इसे एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मतलब मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, उसी से स्वतंत्रता मिला। इसीलिए इसने एडम स्मिथ, किनका? एडम स्मिथ का जो लेसेज फेयर था, जिसको हम मुक्त व्यापार कहते हैं, मुक्त व्यापार सिद्धांत को मजबूत किया। तीसरा कारण था ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उनके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। ब्रिटेन की हार का दोष किस पर मढ़ा गया? जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री के मध्य। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय का सपना तानाशाह बनने का था, वो खत्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड नाथ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। लॉर्ड नाथ का जो मंत्रिमंडल था उसे बर्खास्त किया गया तथा अधिक उदार, जो सभी के प्रति उत्तरदायी हो, दयावान हो, वैसे मंत्रिमंडल को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। अब अमेरिका हाथ से गया तो इंग्लैंड में बहुत सारे सुधार आए। देखिए, कोई भी समस्या आता है तो समाधान उसका आता ही आता है, सुधार देखिए। जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, कब? 1782 ईस्वी में। दूसरा, कैथोलिक आयरिश लोगों को मत अधिकार मिला, मतलब वोट देने का अधिकार कब मिला? 1793 ईस्वी में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। ये सब विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट डेट हैं, याद रखिए। और इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। सीमित राजतंत्र, जिसमें राजा प्रथा नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ा। अगला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। फ्रांस भी प्रभावित हुआ। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो वे निरंकुश, देखिए, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ और वे अपने देश लौटे, स्वदेश लौटे, तो निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ बताइए क्या बताया, आगे हम लोग जानते हैं। राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। वे जो सैनिक थे, वे जब अपने देश लौटे तो राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था। उसके बाद राजनीतिक में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब उससे राजनीतिक में जनता भी भाग लेने लगे। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकार के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, मौलिक आवश्यकता को दिया गया। विश्व का प्रथम
प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। ये वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, और ये पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। महिला को भी संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मोटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांतों को मान्यता मिली। शक्ति पृथक्करण मतलब कि सभी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास नहीं, उसको अलग अलग व्यक्तियों में बांटा गया ताकि भविष्य में फिर ऐसी समस्याएं ना आ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया था। मतलब जो हम लोग 18 साल में वोट देते हैं ये लागू नहीं हुआ, स्त्री को भी मत देने का अधिकार नहीं था। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। संपत्ति जो अमीर थे वही वोट देते थे, ये गलत था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिला करके उसको बनाया गया। ठीक, इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। और यह सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ, मतलब पूरे विश्व इस पर चले, इसको सीखे, इससे सीख ले। चलिए आगे है औद्योगिकरण का प्रभाव। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित थी, नया निर्माण था, अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी। अब देखिए, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। आर्थिक प्रगति बढ़ा और इसका संभावना भी बढ़ा। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई, नया संस्कृति विकसित हुआ। अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखानों मतलब फैक्ट्री का निर्माण हुआ और नए नए फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था और कच्चा माल वही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहन मिला, खेती बाड़ी को, किसान को भी फायदा मिला। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ था। और इसका परिणाम ये हुआ, एक सशक्त और मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ था। तो इस प्रकार से अमेरिका के उदय के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। इंग्लैंड की असफलता के कारण को जानते हैं। ठीक है, यद्यपि इंग्लैंड काफी शक्तिशाली था एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, उस समय भी इंग्लैंड शक्तिशाली था और कई देश उसके उपनिवेश थे, परंतु उसके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। अब फिर भी उसको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह देखना पड़ा। इंग्लैंड की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे। अब अमेरिकी उपनिवेश जो है 3000 मील की दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी था। वहाँ समय से सेना एवं संसद पहुँचने में कठिनाई होती थी। अब न सेना पहुँच सकती है न संसद। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे। अब अमेरिका की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उससे अंग्रेजी सेना अपरिचित थे। और दूसरा कारण, अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेजी से गृह युद्ध ही समझते रहे। और दूसरी स्थिति ये हुआ कि अमेरिका का जो शक्ति है उसको नजरअंदाज किया गया, मतलब ब्रिटिशवासी यही सोचते थे कि हम ही शक्तिशाली हैं और आंतरिक युद्ध को वे सब गृह युद्ध समझते रहे, ये भी दिक्कत हुआ। तीसरा कारण, उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था, सब मिलकर रहते थे, उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और जब भी आप किसी चीज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो समझिए वो आपको हासिल होगा ही होगा। अब देखिए, चौथा कारण था, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की, कुछ भूल थी उनकी, ब्रिटिश सेनापतियों का। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे, एक दूसरे के बातों में कोई किसी का मत मानते ही नहीं थे। जॉर्ज तृतीय की हठ धर्मिता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। हठ धर्मिता का मतलब यह होता है कि वो मानेंगे तो अपने ही, किसी और का नहीं मानेंगे, जिससे अच्छे अच्छे नेता उनसे अलग रहे। अगला है, ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, मतलब ब्रिटेन को कोई सहायता नहीं मिला, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद पहुँचाई, फ्रांस उसकी खूब मदद की। सातवां कारण था, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। जॉर्ज वाशिंगटन योग्य नेता थे उस समय, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड क्या हुए, पराजित हुए। अब देखिए, लास्ट पेज बचा हुआ है, लास्ट पेज है, अब देख लीजिएगा इसको आप लोग।
अब है अमेरिका। अमेरिका जो है अमेरिका, हाँ, अमेरिका के देख लीजिए 13 उपनिवेश थे। पहला था न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना। ये जो है अमेरिका के उपनिवेश थे। ठीक है, अगला जॉर्जिया, ये अमेरिका के उपनिवेश थे। ठीक है, आगे देखिए आपका चैप्टर जो है आपका चैप्टर खत्म हुआ। ये सारा जो है प्रश्न उत्तर। अब ये जो प्रश्न उत्तर है, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको ये दूसरा चैप्टर जो है पूरा समझाया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 अर्थात प्रश्न उत्तर का वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, पहला चैप्टर का भी बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।